हेलो। हेलो। देखिए, आपका एविडेंस एक्ट पढ़ाया जा रहा था, जिसमें कि पिछले लेक्चर में आपका एविडेंस होता क्या है, एविडेंस की डिफिनीशन, और आपका किसे एविडेंस माना जाएगा और किसे एविडेंस नहीं माना जाएगा, ये दो तीन लेक्चरों में बताया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कंपटीशन के लिए। और वर्तमान में जो पूछा जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन सीसीटीवी कैमरा याद रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी याद रखना है, और टेप रिकॉर्डर भी। ये तीनों एविडेंस हैं और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में आएंगे, और दस्तावेजी साक्ष्य या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन्हें माना जाएगा। इसके बाद आपका सेक्शन 3 से, और 3 आपका कह सकते हैं कि डिफिनीशन या इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। आपका उन तीनों को देखा जाए पहले, और तब सेक्शन आपका 4 पर आगे बढ़ा जाए। देखिए, आपका प्रूफ, यानी कि आपका साबित, साबित शब्द को हमें जानना है कि कब कहा जाएगा कि कोई जो फैक्ट है या कोई आपका तथ्य है या कोई घटना है, वह न्यायालय में प्रूफ हो गई। प्रूफ यानी कि साबित हो गई। साबित मतलब सिद्ध हो गई। सिद्ध का मतलब ये हुआ कि प्रमाणित हो गई। फिर दूसरा शब्द जो हमें देखना है, वह ना साबित देखना है, डिसप्रूव्ड। डिसप्रूव्ड मतलब ना साबित, यानी कि कब हम ये कहेंगे कि वह तथ्य या घटना असिद्ध हो गई, अप्रमाणित हो गई। और तीसरा शब्द है साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड। ये इंटरव्यू में और प्री में आपका ज़्यादा पूछा जाता है। आइए एक उदाहरण पहले देखा जाए और तब इन चीज़ों को समझाया जाए। जैसे ए कहता है कि बी ने उसकी घड़ी की चोरी की, तो सामान्यतः ए को यह बात न्यायालय में प्रूफ करनी होगी, साबित करनी होगी, सिद्ध करनी होगी कि बी ने ही उसकी घड़ी चुराया था। तो हम कब कहेंगे कि ए ने अपना कर्तव्य निभा दिया है, अर्थात ए ने कह सकते हैं कि इस बात को न्यायालय में प्रूफ कर दिया है। डिसप्रूव का मतलब असिद्ध, या आपका कह सकते हैं नासाबित। नासाबित का मतलब ये होता है कि चोर इस बात को, माने इस बात से इनकार कर दे कि उसने चोरी नहीं की है। अर्थात चोर ये कह सकता है कि जिस समय चोरी का इल्ज़ाम हम पर लगाया गया है, उस समय मैं घटना स्थल से बहुत दूर था, अतः मैंने चोरी नहीं की। तो इसे हम कहते हैं ना साबित। और तीसरा शब्द है साबित नहीं हुआ। ये काफ़ी पूछा जाता है प्री में भी, यानी कि साबित नहीं हुआ या नॉट प्रूफ्ड का मतलब ये होता है कि दोनों पक्षकारों ने जितना बल लगाना था उतना बल लगाया, यानी कि एक पक्षकार साबित करने में जोर लगाया, दूसरा पक्षकार ना साबित करने में, और दोनों पक्षकार विफल रहे। यानी कि न तो कोई बात क्या हो पाई है साबित, और न ही ना साबित।
यानी कि इसे नॉट प्रूव्ड कहा जाता है। अब आपका ऐसी दशा में यानी कि कुल मिलाकर ये जो स्थिति है एक साबित और नासाबित के बीच की स्थिति है। त्रिशंकु जैसे बीच में ही पड़ा रहा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ए ने यह पूरा प्रयास किया कि बी ने चोरी की है, इसको हम साबित कर दें, लेकिन कर नहीं पाया। बी पूरा प्रयास किया कि जिस समय घटना हुई थी मैं घटना स्थल से क्या था बहुत दूर था, अतः हमने चोरी नहीं की है। बी भी अपनी इस बात को आपका साबित नहीं कर पाया, यानी कि ए की बात को नासाबित नहीं कर पाया। अर्थात दोनों पक्षकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक गए हैं। तो आपका ऐसी दशा में एक लाइन में उसको क्या कहा जाएगा, कोई तथ्य न तो साबित हुआ, न तो प्रूव्ड हुआ, न ही डिस्प्रूव्ड हुआ। तो हम एक शब्द कहेंगे उसको क्या, नॉट प्रूव्ड, यानी कि आपका साबित नहीं हुआ। अब बेयर एक्ट की भाषा देखा जाए। बेयर एक्ट की भाषा में अगर कहा जाए तो पहले बेयर एक्ट की भाषा देखिए, तब अन्य बातों को बताया जाए। देखिए प्रूव्ड की परिभाषा क्या लिखी गई है। कोई तथ्य साबित हुआ, पहले क्रम बना लिया जाए तब अच्छा रहेगा, तब आपका बेरेक चला जाए। देखिए आपका फैक्ट पहले होता है, घटना। उस फैक्ट को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पीटी का बनता है कि एविडेंस या साक्ष्य किसका प्रभाव है, तो तथ्य का। फिर उसी तथ्य को प्रूव किया जाता है या साबित या सिद्ध या प्रमाणित किया जाता है। यहाँ उत्तराखंड ने अच्छा क्वेश्चन बनाया है कि साबित या सिद्ध किसका प्रभाव है। तो साबित करने के लिए तथ्य को किस रूप में हम प्रस्तुत किए थे, एविडेंस के रूप में, और उसी एविडेंस से किसी घटना को हम क्या कर रहे हैं, प्रमाणित। तो साबित किसका प्रभाव है, तो जो उसके पहले हैं उसी का प्रभाव होगा, यानी कि एविडेंस का। ये जरूर याद रखें, क्रम बना लीजिएगा। पहले तथ्य आएगा, फिर एविडेंस आएगा, साक्ष्य, और उसके बाद तीसरे प्रक्रम पर कौन आएगा, साबित। अब ये अच्छे से तैयार रखना है। साबित का मतलब क्या हुआ, देखिए बेरेक की भाषा में समझाया जाए। देखिए आपका क्या कहा गया है, कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, यानी कि वह तथ्य मौजूद है। पहले आधा समझिए। कब कोई तथ्य ये कहा जाएगा कि न्यायालय में प्रूव्ड हो गया, तो कानून ये कहता है कि न्यायालय के समक्ष जो विषय हैं, देखिए साक्ष्य नहीं कहा गया है, सतर्क रहना है। न्यायालय के समक्ष जो मैटर हैं, विषय हैं। विषय क्यों कहा गया, इसलिए कहा विषय शब्द जो है वो एविडेंस से व्यापक रूप रखता है। विषय का मतलब कि अन्य बातों पर भी एविडेंस के साथ साथ अन्य बातों पर भी क्या किया न्यायालय ने, विचार, यानी कि आपका संस्कृति इत्यादि पर। यानी कि कोई विषय के बारे में कब कहा जाएगा कि वह न्यायालय में प्रूफ हो गया, तो या तो न्यायालय यह विश्वास कर ले कि इस चीज का अस्तित्व है, यह चीज एक्सटेंड करती हैं, यानी कि यह चीज मौजूद है। एक उदाहरण देखिए, ए ने बी के खिलाफ चोरी का इल्जाम लगाया, तो कब हम कहेंगे कि बी के खिलाफ यह इल्जाम
प्रूफ हो गया, साबित हो गया, तो ए न्यायालय में इतना साक्ष्य दे दे कि न्यायालय को विश्वास हो जाए कि इस तथ्य का अस्तित्व है, यानी कि बी ने ही ए की घड़ी क्या की थी, चुराई थी। दूसरा आपका देखिए, सामान्यतः पूर्ण विश्वास होना आपका कठिन होता है, अतः कानून कुछ दशाओं में संभावना पर भी कार्य करता है, पॉसिबिलिटी पर भी कार्य करता है, और उन्हीं दशाओं को आपका कह सकते हैं कि अगले पॉइंट में देखना है। देखिए अगला शब्द क्या है भाई आपका, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामलों की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। यानी कि पहला हमने बताया, या तो न्यायालय विश्वास करे कि ये तथ्य मौजूद है। दूसरी बात इसमें ये बताई गई है साबित करने में कि जो विषय न्यायालय के सामने आए हैं, एक प्रूडेंट मैन यानी कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति, अर्थात एक सोचने समझने वाला व्यक्ति, एक सामान्य मानव, अगर इन तथ्यों को एक सामान्य मानव के समक्ष रखा जाए तो सामान्य मानव यही कहेगा कि इस तथ्य का अस्तित्व है, इसकी संभावना है, तो हम कहेंगे कि वह बात साबित हो गई। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए, ए ने बी पर चोरी का इल्जाम लगाया, ए ने बी के खिलाफ एविडेंस दिया, और एविडेंस अब ये है कि अगर एक आम आदमी के समक्ष, जो प्रूडेंट मैन, ज्ञानी मैन, सामान्य मैन के समक्ष ए के साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाता, तो सामान्य आदमी क्या निष्कर्ष निकालता? क्या सामान्य आदमी इस संभावना पर कार्य करता कि इनसे ये पूरी संभावना है कि बी ने ही घड़ी चुराई होगी, तो ऐसी दशा में तब भी हम उसे क्या कहेंगे, प्रूफ या साबित। यानी कि दो संभावनाएं न निकले, केवल कितना निकले, एक, कि किसने घड़ी चुराई होगी, बी ने। सेम इसके उल्टा नासाबित शब्द हैं, सेम इसके उल्टा है डिसप्रूव या नासाबित। नासाबित का मतलब ये हुआ, या असिद्ध या अप्रमाणित का, कि न्यायालय अपने समक्ष जो मैटर हैं, विषय हैं, उस पर विचार किया, और विचार करने के पश्चात न्यायालय ने ये माना कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। जैसे कि अभियुक्त ने, आपका अभियुक्त कह रहा है कि हजूर, जब घटना हुई थी तो घटना स्थल से मैं बहुत दूर था, अतः मैंने ये चोरी नहीं की। तो आपका चोरी नहीं की, इसका मतलब ये हुआ कि चोर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को असिद्ध कर दिया कि मैंने ये चोरी नहीं की। दूसरा इसी में उदाहरण, यदि चोर ये दिखा दे कि हजूर, जो तथ्य हम पेश किए हैं, अगर उन तथ्यों को एक सामान्य व्यक्ति या प्रूडेंट मैन या ज्ञानी व्यक्ति के समक्ष रखा जाता, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि ज्ञानी मैन यही कहता, प्रूडेंट मैन यही कहता कि इसने चोरी नहीं की। अतः जो हम पर इल्जाम लगाया गया है वह क्या हो गया है, नासाबित। तो नासाबित में अभियुक्त क्या होगा, बाइज्जत क्या हो जाएगा, बरी। तीसरी कंडीशन आपका जो है वह आपका साबित नहीं हुआ, यानी कि नॉट प्रूव्ड खूब पूछा जाता है,
अर्थात दोनों पक्षकारों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन दोनों पक्षकार अपनी अपनी बातों को न्यायालय को विश्वास नहीं दिला पाए कि ये बातें सही हैं या गलत हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। इसको थोड़ा सिविल मामलों में हम लेकर जाते हैं, क्योंकि क्रिमिनल मामले तो बताया ही जा रहा है। एक उदाहरण सिविल मामले का देखिए, आपका जरूर याद रखिए, साबित नहीं हुआ मतलब कि न तो साबित हुआ और न ही ना साबित। अब इसको एक उदाहरण यानी कि त्रिशंकु जैसी बीच की स्थिति, यानी कि न्यायालय स्वयं डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या किया जाए। आपका ये कर न्यायालय को भी संदेह हो गया कि ये बात प्रूफ हुई कि नहीं हुई। तो एक उदाहरण देखा जाए। ये एक व्यक्ति हैं जो बी के खिलाफ सिविल सूट दायर करता है और ये मांग करता है कि हजूर बी ने मेरे मकान पर पोजीशन ले लिया है, इलीगल तरीके से कब्जा ले लिया है और बी से हमें कब्जा वापस दिलवाया जाए। तो अब देखिए क्या क्या है। ए साबित करे कि हजूर इस मकान का कब्जे का हकदार मैं हूँ, और बी इसका विरोध करे कि नहीं हजूर, ए कब्जे का हकदार नहीं है। तो ए ने भी अपना कर्तव्य नहीं निभाया, यानी कि ए जितना साक्ष्य प्रस्तुत किया उतने से ये साबित नहीं हुआ कि ए कब्जे का हकदार है। और बी ये कह रहा है कि ये कब्जे का हकदार नहीं है, मैं हूँ। तो बी भी अपनी बात को माने बी ए की बात को डिस्प्रूफ या ना साबित नहीं कर पाया, यानी कि न तो ए अपनी बात साबित कर पाया और न ही ए की बात को कौन काट पाया, बी। अब क्या होगा, यही आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है। तो कब्जा किसके पास रहेगा, तो जो कब्जाधारी हैं उसी के पास रहेगा। यानी कि ए ने तो कब्जा किसके पास था, बी के पास इस उदाहरण में। तो कब्जा बनाए रखने का हकदार कौन होगा, बी। यानी कि ए हार जाएगा ये कह सकते हैं, और बी अपना कब्जा बनाए रखेगा, क्योंकि ए ने बी माने ए ने अपनी बात को साबित नहीं की और बी भी अपनी बात को साबित नहीं कर पाया। यानी कि ए ने जो कहा साबित करे, और बी का कर्तव्य था कि ए के बात को क्या करे, काटे। लेकिन आपका कुछ नहीं हो पाया, न 3 में न 13 में, तो बीच में लटक गया मामला। तो वैसे ही पड़ा रहता है मामला, और भी अपने कब्जे का बनाए रखने का हकदार होगा। अब ये ना कह दीजिएगा कि ये कब्जा पाएगा, क्योंकि वह अपनी बात को क्या नहीं कर पाया है, साबित। इस प्रकार आपका आगे और हम बताएंगे जब आगे बढ़ाया जाएगा इसको डिटेल में। अब आइए देखा जाए आपका सेक्शन 4। जहां तक एविडेंस की धारा 4 की बात है, इस बार यूपीजे में जो पिछली बार हुआ था, आपका ये क्वेश्चन 20 नंबर का आपका मेंस में पूछा गया था। प्री में एक क्वेश्चन निश्चित बनता है, चाहे जहां से बने, और मेंस में भी आपको अच्छे से अब तैयार रखना है। आपका एपीओ में जे में तो बनता ही है, प्री में भी एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। और कौन सा क्वेश्चन यूपी जे में बना, कौन सा क्वेश्चन आपका यूपी एपीओ में बना इस बार, और कौन सा क्वेश्चन बिहार जे में और बिहार एपीओ में बना, वह भी हम बताएंगे। आइए देखा जाए सेक्शन एविडेंस का सेक्शन 4 प्रिजम्पशन के बारे में है। प्रिजम्पशन का मतलब होता है आपका अनुमान लगाना। प्रिजम्पशन का मतलब होता है अनुमान लगाना।
अनुमान लगाना, या इसी को दो तीन भाषा में और नाम दे दिया जाए कल्पना करना। कल्पना करना या मान लेना या मानक, मानद, मानद। देखिए, इसको दो कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। निश्चित तौर पे आपका यहाँ क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। पहले जनरल रूल देखा जाए। सामान्य नियम यह है कि जनरल रूल यह है कि सभी तथ्यों को, यानी कि जितने भी तथ्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें या तो ओरल एविडेंस द्वारा, यानी कि मौखिक साक्ष्य द्वारा, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा, यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना, प्रूफ किया जाना आवश्यक है। यानी कि जो भी फैक्ट आप एविडेंस के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं, या तो मुख से बोले गए शब्दों द्वारा या दस्तावेज द्वारा, आप उसको कोर्ट में क्या करिए, प्रूफ करिए। लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन्हें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि कुछ बातों को न्यायालय में साबित करना आवश्यक नहीं होता। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें न्यायालय में साबित करने की आवश्यकता नहीं होती? वह तीन बातें हैं, और तीन बातों को अच्छे से याद करके जाइएगा। पहला, उपधारणाएं, यानी कि जो अनुमान लगाया जाता है। दूसरा, किसको साबित नहीं करना है? न्यायिक स्वीकृतियां, न्यायिक स्वीकृतियां। और तीसरा आपका है जुडिशियल नोटिस, यानी कि न्यायिक अवेक्षणीय, न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य। न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य, फिर एक बार इसको दोबारा बताया जाए, काफी थोड़ा कठिन है और क्वेश्चन इतना कठिन आता है कि जो सामान्य लड़का रहेगा पढ़ने वाला, अगर वह अंदर तक इस बात को नहीं जानता तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपका गलत होकर ही आएगा। लेकिन फिर हम एक बार दोबारा इसीलिए बता रहे हैं कि आपका दिमाग में बैठे, और आप जब भी ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन आए आप गलत न करिए। फिर एक बार सलाह दी जाती है कि जो आसान क्वेश्चन रहते हैं वे तो सभी कर ले जाएंगे, लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चन 10-15 कंपटीशन में या 20 रहते हैं, उन्हीं 10-15 क्वेश्चनों में से अगर आप कम से कम 5 भी क्वेश्चन पकड़ लिए तो आप अन्य लोगों से इतर हो जाएंगे, अन्य लोगों से मेरिट में ऊपर चढ़ेंगे। और यही 5 क्वेश्चन देखिए मेरिट बनाते हैं। और जो जो टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, मेरा लगातार प्रयास रहेगा कि उसे कम से कम 2 बार बताया जाए। फिर भी न समझ में आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगले दिन आपको पुनः उस बात को दोबारा समझाया जाएगा। देखिए, फिर बैक हो आ जाए इस बात को। सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक तथ्य को या तो ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा न्यायालय में प्रूफ किया जाना, न्यायालय को विश्वास दिलाना अनिवार्य है, आवश्यक है। लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। तीन ऐसी बातें हैं जिन्हें न्यायालय में
प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। और कौन कौन सी बातें हैं, उपधारणाएं। इसके बाद कौन सी बातें हैं, आपका न्यायिक स्वीकृतियां, जुडिशियल एडमिशन। तीसरा कौन सी बात है आपका, ये न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य। इनको प्रूफ नहीं किया जाता तो होता क्या है, अभी हम बताते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन का मॉडल यहाँ निकाला जाए, अच्छा क्वेश्चन बनता है। पहला मॉडल ये बनता है कि निम्नलिखित में से किसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका 3 ये दिया रहेगा और उपर्युक्त सभी तो क्या मारेंगे, उपर्युक्त सभी। जो उत्तराखंड ने क्वेश्चन बनाया और आपका झारखंड ने, वह थोड़ा मॉडल भिन्न कर दिया। ये आपका लिख दिया कि निम्नलिखित में से किसे साबित करना होता है। तो दे दिया आपका विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू और सुसंगत तथ्य। सुसंगत तथ्य दे दिया तो फिर ऑप्शन 1 बना लीजिए। अगर ये दे कि निम्नलिखित में से किसे साबित करना होगा और आपका ये 3 ऑप्शन दे और उसी में चौथा ऑप्शन विवादक तथ्य दे, तो आप विवादक तथ्य को मार कर आइए, फैक्ट इन इसी इशू को मार कर आइए। इसे प्रूफ करना पड़ेगा। विवादक तथ्य न देकर सुसंगत तथ्य दे तो आप क्या मारकर कंपटीशन में आएंगे, सुसंगत तथ्य। और ये एक क्वेश्चन और मॉडल बन जाता है नकारात्मक, कि निम्नलिखित में से किसे साबित करना आवश्यक है। देखिए कैसे भरमाता है। एक तो 2 ऑप्शन इसमें से रहेगा जो हम बताए थे, एक तीसरा ऑप्शन हो जाएगा फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य, और चौथा भरमाने के लिए दे देता है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसे कोर्ट में साबित करना आवश्यक है, हाँ विवादक तथ्य। और इसी जगह रहे कौन सा, सुसंगत तथ्य, उसको भी। तो अब आइए इन तीनों के बारे में एक एक लाइन जाना जाए। उपधारणाएं हम डिटेल में अभी बताएंगे सेक्शन 4 में, अभी भूमिका चल रही है। देखिए जहां तक उपधारणा की बात है, जब भी आप प्रिजम्पशन पढ़ेंगे तो एक तो सेक्शन 4 पढ़ना होगा, 4 के बाद आपका 41 पढ़ना होगा, 41 के बाद 79 से लेकर 90 ए तक पढ़ना पड़ेगा, और फिर 107 से लेकर 114 ए तक, 107 से लेकर 114 ए तक हम पढ़ाएंगे। इसको अभी डिटेल में आपका हम बताएंगे प्रिजम्पशन होता क्या है, इसको अभी छोड़ दीजिए। दूसरा हमने बताया जो आपका जिसको साबित नहीं करना है, जुडिशियल एडमिशन या न्यायिक स्वीकृतियां। यानी कि जब किसी तथ्य को कोई पक्षकार न्यायालय में एक्सेप्ट कर लेता है तो सामान्यतः अब उस तथ्य को प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये किस सेक्शन में बताया गया है, 58 में। अच्छे से याद रखिए किस सेक्शन में, 58। और तीसरा जुडिशियल नोटिस, जो न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य हैं, आपका कह सकते हैं कि वे जो दिए गए हैं 56 में बताया गया है एविडेंस के सेक्शन, कि जिन तथ्यों की न्यायालय जुडिशियल नोटिस लेगा न्यायालय में उसे प्रूव्ड करने की आवश्यकता नहीं। तो तीनों का हमने सेक्शन बताया। अब आइए चला जाए प्रिजम्पशन के बारे में, थोड़ा डिटेल में अब देखा जाए। जहां तक अनुमान की बात है, अब प्रिजम्पशन पर आ जाइए, आपका एक कंसेप्ट बन गया। देखिए आपका एक एक करके चला जाए।
उपधारणा होती क्या है, और आपका कह सकते हैं कि यह कितने प्रकार की होती है और उपधारणा का आशय क्या है, इत्यादि बातें एक एक करके हमें चलनी है। अब यहीं से शुरू किया जाए। सामान्यतः न्यायालय विधितः कार्य करता है। विधितः कार्य का मतलब ये हुआ कि जो तथ्य न्यायालय के सामने पेश किए गए हैं, उन तथ्यों के आधार पर न्यायालय कार्य करता है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, अर्थात न्यायालय उन तथ्यों के आधार पर कार्यवाही करता है जो तथ्य उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए हों, अनुमान पर या कल्पना पर कार्य नहीं करता। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। उपधारणाएं या प्रिजम्पशन जो सेक्शन 4 में दिया गया है, इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है, जहां के न्यायालय कुछ दशाओं में एक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के आधार पर, यानी कि एक तथ्य के प्रूफ हो जाने पर दूसरे तथ्य का अस्तित्व में होने या अस्तित्व में न होने का एक अनुमान लगाता है। अर्थात उपधारणाएं या प्रिजम्पशन एक अनुमान है जहां के न्यायालय एक तथ्य के प्रूफ हो जाने पर दूसरे तथ्य का क्या लगाता है, अनुमान। अब आइए सामाजिक एक दो अनुमान लगाया जाए, तब आगे बढ़ा जाए। जैसे कि समाज में एक दो देखिए उदाहरण, ताकि अनुमान समझ में आए। पहले जहाँ तक आपका समाज का उदाहरण की बात है, यदि कहीं से धुआं निकल रहा हो तो न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा कि आग लगी होगी, तभी तो धुआं निकल रहा है। यानी कि एक बात न्यायालय में साबित कर दी गई कि हजूर धुआं निकल रहा था, तो न्यायालय दूसरी बात स्वतः मान लिया कि आग लगी होगी, यानी कि आग लगने को अब साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहला। दूसरा आपका कह सकते हैं कि आपका एक उदाहरण हुआ। अब आइए, आखिर प्रिजम्पशन होता क्या है, अगला टेक्निकल क्वेश्चन। जहाँ तक उपधारणा की बात है, ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है इंटरव्यू में भी, प्री में भी, कि प्रिजम्पशन या उपधारणा या अनुमान कहाँ परिभाषित किया गया है। तो द इंडियन एविडेंस में उपधारणा शब्द को या प्रिजम्पशन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। फिर एक बार देखिए, कई लोग गलत करके आ जाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो ये शब्द प्रिजम्पशन है, अनुमान है, उसको डिफाइन नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। तो आखिर परिभाषित नहीं किया गया है, तो सेक्शन 4 में दिया क्या गया है। तो सेक्शन 4 प्रिजम्पशन को परिभाषित न करते हुए प्रिजम्पशन के प्रकार को बताती हैं, काइंड्स को बताती हैं। तो प्रिजम्पशन कितने प्रकार का, क्रम से आगे बढ़िएगा। उपधारणा कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की उपधारणाओं का वर्णन किया गया है। एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, यानी कि एक होती है तथ्य की उपधारणा, तथ्य की उपधारणा, और दूसरा आपका प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, यानी कि विधि की उपधारणा, विधि की उपधारणा।
अब क्वेश्चन का मॉडल भी हमें बनाते रहना है, प्री वाला भी। आपका क्वेश्चन एक और प्रिजम्पशन होता है मिक्स्ड, यानी कि फैक्ट एंड लॉ का मिक्स्ड प्रिजम्पशन, यानी कि तथ्य तथा तथ्य तथा विधि का विधि की मिश्रित उपधारणा, मिश्रित उपधारणा। देखिए क्वेश्चन का मॉडल बनाया जाए। जो यूपीजे और यूपीएपीओ में क्वेश्चन बना है वह क्वेश्चन आपका ये बना है कि उपधारणा कितने प्रकार की होती है। आपका दे दिया है पहला पॉइंट तथ्य की, दूसरा विधि की, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। दूसरा मॉडल देखिए, आपका उपधारणा होती है तथ्य की, विधि की, तथ्य एवं विधि दोनों की, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए भरमाव क्वेश्चन, फैक्ट की, ला और फैक्ट दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो भाई तथ्य की भी उपधारणा होती है, विधि की, तो ऐसे ऑप्शन में क्या मार्क कराना है? दोनों। यही सतर्क रहना है। तीसरा मॉडल बनता है कि प्रिजम्पशन होता है तथ्य की, विधि की, तथ्य तथा विधि के मिश्रित उपर्युक्त सभी। तब क्या मार्क कराना है? उपर्युक्त सभी। चौथा आपका मॉडल, भारत में कौन सी उपधारणा का प्रावधान सेक्शन 4 में नहीं किया गया है? तो देखिए भारत में तथ्य की उपधारणा दी गई है, विधि का अनुमान दिया गया है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक चीज नहीं है। कौन? तथ्य एवं विधि की कैसी उपधारणा? मिश्रित। तो फिर क्वेश्चन आ जाइए, भारत में कौन सी उपधारणा नहीं दी गई है या कौन सी उपधारणा का प्रकार एविडेंस एक्ट में समाहित नहीं है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? तथ्य तथा विधि की मिश्रित। लेकिन ये होती है प्रिजम्पशन, ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन एविडेंस एक्ट में नहीं दिया गया है। अब आइए, जो तथ्य की उपधारणा होती है आपका कह सकते हैं, और एक विधि की, तो हम बेयर एक्ट अभी आपका पढ़ाएंगे। आपका दूसरा हम मॉडल अपनाते हैं, और दूसरा मॉडल में आपको ये जानना है कि उपधारणा या अनुमान आपका फिर दो प्रकार हम बांटते हैं। एक अनुमान खंडनीय होता है और दूसरा अनुमान अखंडनीय। लेकिन खंडनीय अखंडनीय इत्यादि जानने से पहले हम अब उपधारणा को डिटेल में शुरू करते हैं, और तब आपका बेयर एक्ट की भाषा और तब खंडनीय अखंडनीय इत्यादि आपका बताया जाएगा। देखिए आपका फिर एक बार नए सिरे से शुरू करिए। सामान्यतः न्यायालय विधितः कार्य करता है, अनुमान पर कार्य नहीं करता। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, उपधारणाएं इसका अपवाद है। जहाँ की न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य के अस्तित्व में होने या अस्तित्व में न होने का एक अनुमान लगा लेता है, विश्वास कर लेता है। ऐसा अनुमान या ऐसी उपधारणाएं या तो पॉजिटिव हो सकती हैं या निगेटिव। ये क्वेश्चन अभी बना नहीं है कि उपधारणा हो सकती है निगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। उपधारणा शब्द को आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा शब्द डिफाइन नहीं है। तो जब कोई बात डिफाइन नहीं होती तो आप करेंगे क्या? अपनी परिभाषा बनाएंगे
और अगर किसी विद्वान ने कोई परिभाषा दी हो तो वह परिभाषा बनाएंगे। तो हम अपनी परिभाषा अभी बताए और विद्वान की परिभाषा में आपका जोड़ लेना है रसेल महोदय। रसेल महोदय ये कहते हैं कि किसी एक तथ्य के अस्तित्व को देखकर किसी अन्य तथ्य के अस्तित्व में होने का अनुमान लगाना ही प्रिजम्पशन कहलाता है। यानी कि एक तथ्य का अस्तित्व न्यायालय में प्रूफ कर दिया गया तो दूसरे तथ्य के अस्तित्व का न्यायालय क्या लगाता है, अनुमान। जैसे कि अगर ये साबित कर दिया गया कि धुआं उठ रहा है तो न्यायालय दूसरी बात का अनुमान लगा लेता है कि आग लगी होगी। आगे देखिए केस एक आपको याद करना पड़ेगा। सोधी ट्रांसपोर्ट कंपनी, सोधी केस लिख लीजिए, सोधी ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। सोधी ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1986, सुप्रीम कोर्ट। देखिए आपका अच्छा केस है। इसमें क्या कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि उपधारणा स्वयं साक्ष्य नहीं होती। यानी कि प्रिजम्पशन स्वयं एविडेंस नहीं होता। तो होता क्या है, जिस पक्षकार के फेवर में न्यायालय ने प्रिजम्पशन किया है उस पक्षकार के फेवर में प्राइमा फेसाई या प्रथम दृष्टया वह मामला स्थापित करती है, स्थापित करती हैं। और उपधारणा का मुख्य कार्य, इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि उपधारणा का मुख्य कार्य क्या है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ को, सबूत के भार को, यानी कि साबित कर सबूत के भार को शिफ्ट कर देती हैं, परिवर्तित कर देती हैं। आइए एक दो उदाहरण देखा जाए ताकि प्रिजम्पशन आपके दिमाग में और बैठे, तब व्याख्या शुरू किया जाता है। देखिए आपका एक दो उदाहरण फिर मैं दूसरा लेता हूँ। एक व्यक्ति है और चोरी के कुछ समय के पश्चात उस व्यक्ति के पास चुराया हुआ माल यानी कि स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर होती है, बरामद होती है। तो न्यायालय इस आधार पर पहली बात साबित करिए कि हजूर इस व्यक्ति के पास चोरी के कुछ समय बाद चुराई हुई संपत्ति मिली है। ये एक तथ्य हो गई, एक बात हो गई, फैक्ट हो गया है। इस तथ्य के आधार पर न्यायालय एक अनुमान लगा सकेगा। क्या अनुमान लगा सकेगा कि या तो यह चोर है या चोरी का माल जानते हुए यह प्राप्त किया है। एक अनुमान लगा लिया गया। अब प्रोसिक्यूशन या अभियोजन का ये कर्तव्य था कि वह साबित करे कि यह चोर है या चोरी का माल जानते हुए पाया है। तो जैसे ही ये प्रिजम्पशन न्यायालय ने किया, जो अभियोजन या प्रोसिक्यूशन पर ये दायित्व या भार था या बर्डन था, ये शिफ्ट हो जाएगा। किस पर शिफ्ट हो जाएगा, अभियुक्त पर या एक्यूज्ड पर। अब अभियुक्त को साबित करना पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूँ या मैं चोरी का माल जानते हुए इसे खरीदा नहीं हूँ। तो प्रिजम्पशन ने किया क्या, तो प्रिजम्पशन ने जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसको एक पक्षकार से कहाँ शिफ्ट कर दिया, दूसरे पर। तो इस उदाहरण में आपका मने अभियुक्त कह सकता है कि हजूर वह चोर नहीं है। देखिए
जिस समय ये चोरी का माल मैं खरीदा था 1,000 कीमत थी, 900 में तोल मोल करके मैं खरीदा था। अगर मैं जानता कि ये चोरी का सामान है तो मैं भी 50-100 रुपया में इसे क्या करता, खरीद लेता। अतः मैं चोर नहीं हूँ और न ही चोरी का माल जानते हुए खरीदा हूँ। अतः मुझे बाइज्जत क्या किया जाए, बरी। ये चोर यानी कि इसका मतलब आपको बताया गया। अब आइए एक और सामान्य नियम देख लिया जाए, तभी बैरक शुरू किया जाएगा। आपका जो प्रिजम्पशन होता है, आपका उपधारणाएं होती हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन दो प्रकार की उपधारणाओं का वर्णन जरूर है, एक खंडनीय और दूसरा अखंडनीय। आइए खंडनीय देखा जाए और अखंडनीय देखा जाए। देखिए खंडनीय मतलब रिब्यूटेबल, रिब्यूटेबल, और अखंडनीय मने इरिबिटेबल। तो इसको देखना है आपका उपधारणा कितने प्रकार की होती है। अगर अगला मॉडल पूछ दे तो खंडनीय अखंडनीय दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपका जवाब रहेगा दोनों। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जब आगे हम बताएंगे आपका तथ्य की उपधारणा, यानी कि आपका तथ्य की उपधारणा विधि की, इसी में खंडनीय अखंडनीय को कवर करना है। तो जो सामान्य बातें थी प्रिजम्पशन के बारे में केवल वह बताई जा सके, और तीनों शब्दों की व्याख्या डिटेल में, और आपका कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे आप मेंस में लिखेंगे, ये कल बताया जाएगा। अभी आपका 15 मिनट बाद जुरिस्प्रूडेंस की क्लास चलेगी।